हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में मिलता है। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लेता, कोई आपसे सब्सक्रिप्शन कहने के लिए नहीं खरीदता। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खाद्य असुरक्षित कौन है। मतलब हमने खाद्य सुरक्षा के बारे में जान लिया था, अब हमें ऐसे लोगों के बारे में जानना है जो खाद्य असुरक्षित है। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का। तो बात करते हैं कि खाद्य असुरक्षित कौन है। सबसे पहले इनको जान लेते हैं। तो अब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि भाई वो सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा किसको कहेंगे, ये तो जान लें हम पहले। क्योंकि सुरक्षा के बारे में कई सारे लोगों को पता होगा, कई सारे को नहीं पता होगा। हम खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। खाद्य सुरक्षा का मतलब अगर हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो इसका मतलब जो आता है वो हम देखते हैं आजकल किससे, भोजन से। मतलब हमें समझ में आता है कि खाने को लेकर बात हुई होगी या फूडिंग या फूड जो है उसको लेकर बात हुई होगी। आजकल खाद्य सुरक्षा में इनके अलावा कुछ और बातें, भोजन भी किस में ध्यान में रखकर, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, है ना, स्वास्थ्य को, हेल्थ को ध्यान में रखकर भोजन जो तैयार किया जाता है उसको आप क्या कहते हैं, वो वैसा भोजन। ऐसा नहीं कि पेट भरने के लिए, बोले भोजन किसके लिए, भोजन किसके लिए होता है, बोले यार बोले पेट भरने के लिए भोजन होता है। ये भोजन पेट भरने के लिए तो होगा, है ना, पेट तो भरना है, लेकिन पेट भरने के अलावा, पेट तो भरना है लेकिन कैसा पेट भरना है, हमें ऐसा पेट भरना है कि हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। मतलब हमारे भोजन में हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन रहने चाहिए, हर एक प्रकार की मतलब जो पोषक तत्व है वो रहने चाहिए, जो विटामिन होने चाहिए वो हो, उस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब भोजन से हो गया था। और आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, खाद्य असुरक्षित कौन है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, खाद्य असुरक्षित कौन है। किसको आप खाद्य असुरक्षित कहेंगे। तो खाद्य असुरक्षित का मतलब क्या होगा कि जिसके पास, खाद्य का मतलब हो गया कि जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास फूड की, खाने की या खाद्य वस्तुओं की, खाने योग्य चीजों की उपलब्धता नहीं है। असुरक्षित मतलब क्या है, नहीं मिल पा रहा है, पहुंच नहीं है उनकी, क्या है, पहुंच नहीं है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि यहां पर हम बात करेंगे कि ऐसे लोग जो खाद्य असुरक्षित हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा या खाना तक पहुंच जिनकी नहीं हो पा रही। खाद्य सुरक्षा मतलब जहां पर हर एक व्यक्ति की खाने तक पहुंच हो गई है, वो खाद्य सुरक्षा। तो आपको असुरक्षित का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक शब्द हमने और जोड़ दिया है, एक शब्द और जोड़ा है, इसको क्या बोला है, कौन। तो अब हमें ऐसे लोग निकालना है कि जो खाद्य असुरक्षित है, वो हमें पता करने हैं। वो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं जिनको खाद्य असुरक्षित बोला गया है, उनको हम यहां पर समझ लेंगे, पता कर लेंगे। और खाद्य असुरक्षित उनको क्यों बोला गया है, इस कारण को भी हम जान लेंगे। क्लियर बात यहां तक कि आगे चले, चलिए। तो अब आप देखें कि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है ना, बड़ा वर्ग ऐसा है जो खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से ना, खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित का मतलब क्या हो गया, असुरक्षित का मतलब यह हो गया कि इनकी खाने पर और पोषण तक पहुंच नहीं है ना, कि ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, इनको उतना अच्छा खाना मिल नहीं पा रहा है, उतना अच्छा पोषक खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये ने यहां पर कह दिया कि भैया क्या होगा, असुरक्षित। असुरक्षित का मतलब, चूंकि हमने यहां पर बात करी थी असुरक्षित का मतलब क्या है, तो असुरक्षित वो है जिनकी पहुंच नहीं है। और उनमें हमें छांटना कैसे लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच नहीं है। तो यहां पर क्या बात करेंगे, ऐसे कुछ लोग हैं, और ऐसे कैसे हैं, एक बड़ा वर्ग है, बड़ा समूह है जो खाने तक पहुंच नहीं पा रहा है, और खाने के साथ साथ ऐसा खाना उनको नहीं मिल पा रहा है जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, पोषण उसमें हो। उस दृष्टि से वो लोग अपने आप को असुरक्षित मानते हैं, या उनको हम भी असुरक्षित कहेंगे। परंतु उससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। मतलब हमने कुछ 2-4 वर्ग निकाले हैं कि भारत का एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो खाद्य असुरक्षित है, पोषण से भी असुरक्षित है। लेकिन कुछ लोगों के बारे में हम बात करते हैं कि जिनको क्या कहा गया है, कि जिनको आप कह सकते हैं कि ये समूह तो पूरा का पूरा शामिल है ही है खाद्य सुरक्षा से लेकर। एक चीज आई जिसमें कहा गया भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। भूमिहीन का मतलब क्या है, जिसके पास जमीन नहीं है। आप समझ रहे हैं भूमिहीन कैसे खाद्य असुरक्षित हो जाएगा। अब भूमिहीन का मतलब क्या होगा कि जमीन नहीं है, मतलब वो किसान तो नहीं होगा, है ना, किसान तो खत्म हो गया, किसान नहीं होगा। जब वो किसान नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा, वो मजदूर। क्या बनेगा,
जब वो किसान नहीं होगा तो बनेगा मजदूर। अब वो मजदूर बनेगा तो उसको करनी पड़ेगी मजदूरी, कैसी? दिन के हिसाब से। दिन के हिसाब से मतलब वो 100 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में उसको मजदूरी मिल सकती है। यही रेट चलता है भारत में, कभी 50 भी है रेट कहीं कहीं, तो इस हिसाब से मजदूरी करनी होगी। जब वो किसान नहीं है तो कुछ फसल उगा नहीं पा रहा, तो मतलब अनाज को तो पैदा कर नहीं पा रहा। अब क्या हो गया कि भाई मजदूरी कर हो सकता है मजदूरी महीने भर मिले, हो सकता है मजदूरी में 5 दिन ही काम मिले। तो जो पैसा आएगा उस पैसे से फिर ये चीजें नहीं खरीद पाएगा खाने के लिए। मतलब क्या है कि जो भूमिहीन हो गया, जो नगन हो गया, मतलब इसकी अगर हम देखें मजदूर हो गया, मजदूरी 100 से 300 रुपए प्रतिदिन हो गई। अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक जो बातें हम करते हैं, इकोनॉमिक तरीके से कैसा हो गया, ये इकोनॉमिक कंडीशन इसकी खराब हो जाती है। इकोनॉमिक स्थिति इसको आपको खराब देखने को मिले। अब जब इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो खरीद क्या पाएगा? कुछ नहीं, कुछ भी खरीद नहीं पाएगा। और जब कुछ नहीं खरीद पाएगा तो फिर क्या होगा, आप समझ रहे हैं? तो फिर स्थिति वही हो गई कि भाई ये क्या हो गए, ये ऐसे वर्ग में आ गए जिनको आप क्या कहेंगे, खाद्य असुरक्षित है, पोषण असुरक्षित है। पहली बात क्लियर। अब बात करेंगे पारंपरिक दस्तकार के मामले में। पारंपरिक दस्तकार का मतलब क्या हो जाता है, जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में होते हैं, जिनको आप कहेंगे जो इस प्रकार का काम करते हैं, ये क्या है, इनको आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, आपके दस्तकार हैं। अब ये कैसी इंडस्ट्रीज के अंदर है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, कुटीर उद्योग, घर में अपना काम कर लिया। तो ऐसे दस्तकार पारंपरिक जो छपाई का, कढ़ाई का, बुनाई का या कुछ और छोटे मोटे काम करते थे, अब वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में इनको क्यों इस कैटेगरी में डाला, चूंकि वैश्वीकरण का दौर आया है ना। वैश्वीकरण के अंतर्गत एक दौर आया जिसको आप कहते हैं औद्योगिक दौर। मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक और बात आई जिसको आप कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जब हुआ तो इन दस्तकारों की हालत खराब हो गई। आपने बुनकरों के बारे में पढ़ा होगा, आपने और छोटे छोटे जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, उनके बिजनेस चौपट हो गए। उनके बिजनेस चौपट हुए तो इसका मतलब क्या हो गया, पारंपरिक दस्तकार भी बिना काम के हो गए। कोई काम इनको और आता नहीं है, जो काम आता है वो चलता नहीं है। जब चलता नहीं है तो दाम कहां से मिलेगा, कहीं से नहीं। तो ये भी क्या हो गए, खाद्य असुरक्षित में आ गए। पारंपरिक सेवाएं देने वाले लोग, पारंपरिक सेवाएं क्या होती हैं, कुछ स्पेशल तरीके से काम करने वाले पारंपरिक सेवाएं, ट्रेडिशनल सर्विस जो देते हैं। जैसे आपने, अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपने एक वर्ग देखा होगा गांव के अंदर, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूं, गांव के अंदर आपने एक वर्ग देखा होगा जिसको आप नाई वर्ग कहते हैं। ये नाई वर्ग जो है पारंपरिक, खास तौर से कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ त्योहारों पर, है ना, सिर्फ त्योहारों पर क्या करेंगे, आपके घरों में आएंगे और वो दोना पत्थर लेकर आएंगे, कुछ जरूरत है, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है तो वो कुछ चीजें लेकर आ जाएंगे, वो चीजें लेकर आएंगे, उनसे इनकी आमदनी होगी। ऐसा ही गांव में एक वर्ग और आपने देखा होगा जिसको आप कुम्हार कहते हैं। ये मिट्टी का काम करता है ना। ये आपको ऐसी सेवाएं, आपने कुछ और ऐसे वर्ग देखे होंगे जो पानी भरने का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, या मालिश का काम करते हैं, अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं, है ना। कि मान लीजिए कि किसी को जरूरत पड़ गई कि भाई हमारे यहाँ पर आज खाना बनना है, तुम आ जाना, सब्जी बना देना, ऐसे कुछ काम करने वाले कुछ लोग आपने गांव में देखे होंगे। जब आपने कभी पंगत देखी होगी गाँव की, तो मिट्टी जमीन के अंदर चूल्हा बना देते हैं, ऐसा गड्ढा सा खोद देते हैं गोल सा, और यहां से लकड़ी डालते चले जाते हैं और इस पर कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा देते हैं और इस पर बना लेते हैं। अब ये सब कोई नहीं बना पाता, कैसे बनाना है, कढ़ाई कैसे रखना है, ये सारे कुछ लोग, कोई लोग चूल्हा बना देते हैं, है ना। तो ऐसे काम वाले लोग जो है पारंपरिक सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी काम चौपट हो गया। अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित और भिखारी, ये तो पहले से थे जिनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये लोग, इन सबको क्या कह दिया, ये ऐसे लोग हैं जो खाद्य असुरक्षित या पोषण असुरक्षित के अंतर्गत आते हैं। ये तो हमने ओवरऑल देख लिया। हम बात करेंगे शहरों में खाद्य दृष्टि से असुरक्षित परिवार। शहरों में खाद्य दृष्टि से असुरक्षित परिवार मतलब जिनकी भोजन के पास पहुंच नहीं है ना, भोजन तक पहुंच नहीं है। खाने की थाली लगी है, उस थाली तक इनकी पहुंच नहीं है, ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, उस शहरों में हमें ऐसे लोगों को देखना है। जब पहुंच नहीं होगी तो वो असुरक्षित हो जाएंगे, खाने तक नहीं होगी तो खाद्य असुरक्षित हो जाएंगे। इन परिवारों के कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों या अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। अनियत का मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर टाइप का काम होता है, कभी मिला कभी नहीं मिला। तो ऐसे कामों में जो काम करते हैं या ऐसी जगहों पर जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है। वो आप शहरों में होंगे, अब कई बार काम नहीं मिलेगा, भाई काम नहीं मिलेगा, वेतन नहीं है, काम नहीं मिलेगा, तो आपकी आय क्या हो जाएगी, आपकी जो इनकम है वो गिर जाएगी।
आपकी इनकम गिर जाएगी। अब इनकम गिर जाएगी तो आपकी क्या होगी, खरीदने की क्षमता, परचेसिंग कैपेसिटी गिर जाएगी। अब खरीदने की क्षमता गिर जाएगी तो आप खरीद पाएंगे, खाना वाना नहीं खरीद पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे कभी अच्छे होटल में कुछ खाने के लिए, बस वही दाल रोटी की जुगाड़ करते रहेंगे, जिंदगी इसमें निकल जाएगी। तो ये लोग होंगे। ये कामगार क्या होते हैं, अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे होते हैं और इनकी मजदूरी इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे केवल जीवित रह सकते हैं, बाकी और कुछ इनको अलग से कर पाना अपनी सैलरी में संभव नहीं है। इसमें जो है कहानी देख लेते हैं, रामू की आएगी और एक और कहानी देखेंगे। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। अनियत का मतलब क्या हो गया, लगातार काम नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है, वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली पाली के रूप में काम करता है। 10 साल की उम्र में, समझ रहे हैं। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं, वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम आंशिक काल पर करती है, मतलब उसमें भी कुछ खास वेतन इनको नहीं मिलने वाला है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका हुआ खाना मिलता है। जो सुनहरी है ना, उसको रोज आधा लीटर दूध क्या होगा, 6 बच्चे हैं, 2 बहू हैं, 8 लोग चाय भी बनाएंगे तो 1-1 कप नहीं पड़नी है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुवाई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय ही काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार को कि 2 जून का मतलब मैंने पिछले वीडियो बताया था, वक्त 2 जून के भोजन या 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था कर सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे उसके परिवार को वास्तव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। परिवार को दूध व सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। रामू कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, रामू की कहानी में हमने समझा कि उसने कमाया कम तो फिर वो व्यवस्था नहीं कर पाएगा खाने की, और कृषि कार्य में लगाया तो हमने ये भी जाना कि 4 महीने उसके ऐसे निकलते हैं कि आमदनी कम होती है तो पेट भरना मुश्किल हो जाता है, कई बार बच्चे भी भूखे सोते हैं। एक और कहानी है अहमद की। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। तो किसी दिन तो ज्यादा हो गई, किसी दिन और अन्य दिनों में मुश्किल से इतना कमा पाता है कि इससे कि वह दैनिक आवश्यकताओं की चीजें ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का पीडीएस कार्ड है। पीडीएस क्या हो गया, इसको हम कहेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। अब ये कार्ड क्या है, इसको राशन कार्ड कहेंगे। ये राशन कार्ड के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त करता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जी अगर सरकार पीला कार्ड नहीं देती तो अहमद भी खाद्य असुरक्षित था। पीला कार्ड मिलने से खाद्य सुरक्षा में इसकी या खाद्य असुरक्षा इसकी घटी, खाद्य सुरक्षा इसकी बढ़ती है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। मतलब हमें यह भी देखना है कि व्यक्ति खाद्य पदार्थ खरीद पाता है वो भी, इसके अलावा सामाजिक संरचना के बारे में भी हमें जानना है। सामाजिक संरचना में आप देखेंगे कौन से लोग हैं जो खाद्य असुरक्षित हैं। अनुसूचित जाति जिसको आप एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिनको आप एसटी कहते हैं।
अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग जो जिन्हें बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, इनमें से कुछ निचली जातियां हैं, ये क्या है, ये लोग खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। क्यों शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं? रामू और अहमद की कहानी से क्या पता चला? जिस दिन कमा लिया उस दिन खाद्य सुरक्षा, और जिस दिन नहीं कमा पाए उस दिन क्या हो गए? असुरक्षित हो गए, क्योंकि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। क्या है? भूमि का आधार इनका कमजोर होता है या फिर उनके पास भूमि नहीं होती, इस कारण से ये उत्पादकता नहीं कर पाते, पैदा नहीं कर पाते, इसलिए लोग क्या होते हैं? रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। तो इनकी जो खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा है, सुरक्षा रोज घट बढ़ जाती है, असुरक्षा भी इनकी रोज घट बढ़, सुरक्षा घटेगी तो असुरक्षा बढ़ेगी, असुरक्षा बढ़ेगी तो सुरक्षा घटेगी। समझ में आ रही ना बात? वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, जिन्हें काम की तलाश पे दूसरी जगह जाना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? प्राकृतिक आपदा का मतलब भूकंप आ जाना, कहीं पर बाढ़ आ जाना, कोई और बड़ी घटना हो जाना। इस कारण से लोग क्या होते हैं? उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको भी तकलीफ आती है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की जब बात आएगी ना, जब भी बात, इसमें एक शब्द आ गया जिसको हम कुपोषण कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जब भी खाद्य सुरक्षा की बात आएगी ना, खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होगा? जब भी खाद्य सुरक्षा की बात आएगी मतलब भोजन की बात आएगी। और भोजन आपको क्या क्या देता है? तो भोजन आपको देता है, सबसे पहली चीज तो पोषक तत्व देता है, दूसरा आपको क्या मिलते हैं यहां पर? विटामिन मिलते हैं। तो अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं, या ये सब मिलाकर क्या करते हैं? जो भी भोजन में अच्छी चीजें हैं, ये आपका पोषण का स्तर अच्छा रखते हैं। पोषण स्तर का अच्छा होने का मतलब क्या है? आपको खाना इस हिसाब से मिल रहा है जो आपकी शरीर की जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत शरीर को है वो सब आपके भोजन में है, तो उससे आपका पोषण स्तर अच्छा होगा। तो अगर हम खाद्य असुरक्षा में भी बात करते हैं तो सर्वाधिक असुरक्षित अगर आप समझें तो महिलाएं हैं। ये कुपोषित हैं और इनमें आप देखें महिलाओं में खून की कमी भी रहती है। इस कारण से कई सारे लोग आपने पढ़ा होगा कि महिलाओं में खून पुरुषों के अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। महिलाएं प्रभावित हैं और ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अजन्मे बच्चे, है ना, अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। अजन्मे मतलब क्या है? जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, जो महिला गर्भवती है और वो कुपोषित है, क्योंकि वो जो कुछ खाएगी वही बच्चे को मिलेगा, और जो कुछ वो खाएगी वो कुपोषित खा रही है, मतलब उसको इतना मिल नहीं पा रहा है, वो खुद बीमार हो गई, तो बच्चा भी क्या होगा? बीमार सा ही, कुपोषित सा ही पैदा होगा। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। मतलब इसमें 3 ऐसी कैटेगरी आ गई, गर्भवती महिला, या जिनने बच्चे को जन्म दे दिया है, या फिर ऐसे जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ये सब क्या है? आपके खाद्य असुरक्षित है। खाद्य असुरक्षित का मतलब क्या हो गया? अगर इनको खाद्य की सुरक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो आगे जाकर ये कुपोषित हो जाएंगे, और कुपोषित हैं भी। इसके लिए क्या है? आप देखें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHSF 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाएं और बच्चों की संख्या लगभग कितनी है? 11 करोड़। किसके हिसाब से? NHFS के हिसाब से भारत में लगभग 11 करोड़ महिलाएं और बच्चे हैं जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र जहां पर गरीबी अधिक है, वो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? तो उन क्षेत्रों में आप देखेंगे खास तौर से आपको वो क्षेत्र मिलेंगे कौन से? आदिवासी और सुदूर क्षेत्र। आदिवासी और सुदूर क्षेत्र मतलब क्या है? कि जो ट्राइबल एरिया है और जो दूर है उनमें बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं से क्षेत्र बार बार प्रभावित होते हैं, और खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या का अनुपात भी यहां पर अधिक होता है, क्योंकि ये लोग प्राकृतिक चीजों से या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते रहते हैं लगातार। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो ये खाद्य असुरक्षित के बारे में हमने यहां पर देखा कि कहां कहां पर हमें लोग मिल गए, हमने उनको जाना, खासतौर से आदिवासी और सुदूर क्षेत्र। अब खाद्य सुरक्षा से क्या होती है? भुखमरी आती है। तो भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है, कि अगर भुखमरी है इसका मतलब क्या है? वहां पर खाद्य की असुरक्षा होगी। भुखमरी गरीबी का एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं, यह गरीबी लाती भी है। मतलब अगर कोई भुखमरी या किसी इलाके में भुखमरी है, इसका मतलब क्या है? कि वहां पर गरीबी आ रही है, लोग संपन्न नहीं है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है ना।
अगर खाद्य की दृष्टि से आप सुरक्षित है तो आपको भुखमरी का खतरा धीरे धीरे कम हो जाएगा। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम भी होते हैं। दीर्घकालिक क्या है? दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है ना। अपर्याप्त आहार जब आप ग्रहण करते हैं तो इसके कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीविका के रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में सक्षम नहीं होते। इसके कारण से दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त हो जाते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है ना। मौसमी भुखमरी क्या है? जब आप काम करते तब पैसा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब काम नहीं करते पैसा नहीं आता और हमारे पास कोई बचत नहीं होती तो उस दौरान हम परेशान हो जाते हैं। तो मौसमी भुखमरी ऐसे आती है। ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण, है ना। ये कैसे कैसे आएगी? जो मौसमी प्रकृति है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में और नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम, इन दोनों के कारण आपकी क्या होगी? मौसमी भुखमरी आती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को एक काम रहता है कि भाई थोड़ा बहुत काम करवा दिया। इस तरह भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है, मतलब उसको काम नहीं मिलता तो वो कमा नहीं पाता, तो फिर भुखमरी में रहेगा। अब आप देखें टेबल में दिखाया गया, सारणी में दिखाया गया कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। भारत में भुखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत आप देखें 1983 में मौसमी जो था वो 16.2 और दीर्घकालिक 2.3, कुल था 18। 1993-94 में घट गया 4.2, 0.9, 5.1 और 1999-2000 में और घट जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे भुखमरी हमारे यहाँ पर घट रही है। आप देखें अगर हम 1999-2000 की बात करते हैं तो भुखमरी कितनी कम हो गई है? मौसमी 0.6, दीर्घकालिक 0.3 और टोटल 0.9, 1% से कम हम भुखमरी को लेकर आ गए हैं। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। मतलब भारत का ये टारगेट था कि हम खाद्यान्न, मतलब ऐसा अन्न जो हम उगाते हैं खाने के काम में है, उसमें हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लें। हमें किसी दूसरे देश की तरफ ताकना ना पड़े कि भाई वो गेहूं भेज देंगे, वो दाल भेज देंगे, वहां से चावल आ जाए, ऐसा ना देखना पड़े। मतलब क्या है? अच्छा अपने यहाँ गेहूं यहाँ से हो जाएगा, चावल यहाँ से, अपने देश के अंदर ही हो जाए, उसको आप आत्मनिर्भर कहेंगे कि हम इतना पैदा कर लें कि हम अपने पूरे लोगों का पेट भर सकें। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। भारत में कृषि में एक नई रणनीति अपनाई गई जिसको आप हरित क्रांति कहते हैं, जिसमें हमने गेहूं और चावल की फसल पर खास तौर से ध्यान रखा और इसका उत्पादन बढ़ा भी। लेकिन हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, इन क्षेत्रों में आप हरित क्रांति का फायदा देख सकते हैं। वर्ष 2015-16 में अगर आप देखते हैं तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुई वो कितनी होती है आपकी, और जो खाद्यान्न के उत्पादन में आप देखें 2015-16 में लगभग आप देखें 44.01 से लेकर 30.21 करोड़ टन ये वृद्धि होती है। अगर हम कुल अनाज के उत्पादन की बात करते हैं इस साल तो 252.22 करोड़ टन यहां पर क्या होता है? लगभग उत्पादन हो जाता है। 2016-17 में देखें तो कुल अनाज का उत्पादन 275, मतलब लगातार क्या हो रहा है? हर एक साल हम कुछ ना कुछ बढ़ाते चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़ते चला जा रहा है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ के जो राज्य हैं ने गेहूं के उत्पादन में अच्छा काम किया है। ये कितनी वृद्धि हुई है? अगर आप देखेंगे 26.87 और 17.69 के आसपास वृद्धि होती है 2015-16 में। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है और ये वृद्धि कितनी है? 15.75 और 12.51 करोड़ टन। कब हुई है? ये भी 2015-16 में होती है। तो इस प्रकार से हमने वो लोग देखे जो खाद्य असुरक्षित हैं और हमने खाद्य असुरक्षा को कम करने की कुछ बातें भी देखी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या चल रहा है, हम कैसे खाद्य असुरक्षा को कम करेंगे, कैसे हम चीजें कर रहे हैं। हरित क्रांति आई तो हमने ये सारी बातें यहाँ पर देखी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको जो वीडियो मिलते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ बिल्कुल मुफ्त हैं। कोई पेमेंट नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना। हम क्या क्या उपलब्ध करवाते हैं तो आप देखें ये CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET और कंपटीशन की बहुत सारी चीजें आप देखें, सारे वीडियो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। अब सवाल ये है कि वीडियो कहाँ मिलेंगे? वीडियो मिलेंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, तीनों जगह वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी प्रिपेयर की गई हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा।
आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछिए, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।